साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास में मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है डिस्कस करूंगा, जहां पर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी चेक का मामला हार गई। साथियों, चेक मैटर्स को जब भी आप कंटेस्ट करते हो तो बेसिक प्रॉब्लम क्या होती है कि परिवादी ये कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन है वो डिस्प्यूटेड नहीं है, जो चेक है वो डिस्प्यूटेड नहीं है, चेक देना डिस्प्यूटेड नहीं है, चेक पे साइन जो है डिस्प्यूटेड नहीं है, तो वहाँ पर सेक्शन 139 एनआई एक्ट का प्रिजम्पशन ड्रॉ किया जाए। ऐसे अनेकों ही जजमेंट है जहाँ पर ये कहा गया है कि अगर आपके साइन चेक पे डिस्प्यूटेड नहीं है तो कोर्ट वहाँ पर सेक्शन 139 एनआई एक्ट का प्रिजम्पशन ले सकता है। पर इसके बावजूद भी मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम लोग एक बेसिक चीज़ को भूल जाते हैं, जो है लीगल इन्फोर्सेबल डेट। कई ऐसे मामले जो कि कॉन्टेस्ट होते हैं मेरिट्स पे, और अक्यूज़ के जीत का एक आधार ये भी होता है कि कंसर्न परिवादी लीगल इन्फोर्सेबल डेट को साबित नहीं कर पाया, और जिसका एक लिविंग एग्जांपल किया है कि अगर जो अकाउंट्स उसने चेक के माध्यम से कोर्ट को बताए हैं और अन्य अकाउंट्स में अगर मिसमैच है तो वहाँ पर डेफिनेटली जो है उसका फ़ायदा आपको मिल जाएगा। तो जब भी आपके सामने बैंक है या कोई सोसाइटी है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बड़े फिगर को लेके आ रहा है चेक के माध्यम से, तो वहाँ पर उसका जो भी अकाउंट्स है, जिसको हम कहते हैं बुक्स, उसको प्रॉपर जो है उसे मेंटेन करना होगा और प्रॉपरली उसको कोर्ट में जो है पेश करना होगा। यदि वो ऐसा नहीं कर रहा है या मटेरियल डॉक्यूमेंट को जो है कंसील कर रहा है या मटेरियल डॉक्यूमेंट विद चेक अमाउंट जो है वो मिसमैच हो रहा है, तो वहाँ पर अक्यूज़ को डेफिनेटली जो है इसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो जो जजमेंट आज मैं डिस्कस करूँगा ये 28 फरवरी 2024 का है। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का है। वर्धमान नाम की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसमें परिवादी है, और सुधीर सन ऑफ संजय पवार इस केस में अक्यूज्ड है। साथियों, जो परिवादी है इसने एक परिवाद जो है दाखिल किया सेक्शन 138 एनआई एक्ट के तहत, और ये परिवाद जो है अल्टीमेटली खारिज हुआ और अक्यूज को जो है कोर्ट ने बरी कर दिया, जिसको उसने असाइल किया और एक अपील जो है बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है प्रस्तुत करी। यहाँ पर जो उसके एडवोकेट हैं उनके कुछ तर्क जो है उन्होंने बिफोर कोर्ट रखे। उनका पहला तर्क ये है कि जो कंसेंट कंप्लेनेंट है और जो कंसेंट अक्यूज रेस्पोंडेंट है, इनके बीच संबंधों को नहीं नकारा जा सकता, क्योंकि जो परिवादी संस्थान है उससे अक्यूज ने लोन लिया है। नंबर 2, डॉक्यूमेंट जो है एग्जीक्यूट किए हैं। नंबर 3, जो कंसर्न कंप्लेनेंट है वो एक रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी है और जिसको परमिशन है इवन टू लैंड लोन फॉर द कमर्शियल पर्पस, और जो कंसर्न अक्यूज है ये बोरोवर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात उनका कहना ये है कि जो व्हीकल लोन है वो था करीबन 3,27,000 रुपये, और जो इसका ड्यू अमाउंट था वो था करीबन 2,23,000 रुपये, और जिसको भुगतान पेटे जो है ये चेक दिया गया, ये चेक बाउंस हो गया, हमने नोटिस दिया, उसके बाद भी पेमेंट नहीं किया गया, अल्टीमेटली ये दोषी है। साथियों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट तर्क ये है अक्यूज का कि ऑल इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो साबित करना पड़ेंगे परिवादी पक्ष को सेक्शन 138 एनआई एक्ट के तहत। अगर ये इंग्रेडिएंट साबित नहीं हो पाते हैं बाय द प्रोसिक्यूशन, तो वहाँ पर ना तो प्रिजम्पशन ड्रॉ होगा और ना ही किसी भी रूप में अक्यूज को दोष सिद्ध किया जा सकता है। उनका कहना यह है कि जो ऑथराइज पर्सन है परिवादी के बिहाफ पर, उसने जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिकॉर्ड पे दी है उसमें उसने कई मटेरियल फैक्ट्स को जो है कंसील किया है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइल पर हैं वो कम्प्लीटली जो है वो मिसमैच है। साथियों, यहाँ पर आपको एक बात जो है नोट रखनी पड़ेगी कि जब भी कोई सोसाइटी या कोई कंपनी या कोई ज्यूरिस्टिक पर्सन जो है मामला दाखिल करता है, तो जो ऑथराइज पर्सन रिकॉर्ड पे आ रहा है वो प्रॉपरली ऑथराइज है या नहीं है, इस पर आपको जो है चेकआउट करना है। दूसरी बात, अगर पावर ऑफ अटॉर्नी लेके आ रहा है तो ये भी चेक करना है कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्यूमेंट जो है फैब्रिकेटेड हो। तीसरी बात, क्या ये डॉक्यूमेंट जो है कंसर्न आरओसी को, अगर वो संस्थान जुरिडिक्शन में है आरओसी के या किसी कंसर्न रजिस्ट्रार के, तो वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट प्रॉपरली जो है इंटीमेटेड है या नहीं है, इसको भी देखना है। क्योंकि कंपनी जो भी काम कर रही है उस काम को उसे कंसील नहीं करना है, और वो काम किसी के मार्फत वो करवा रही है तो समस्त जानकारियाँ जो है संबंधित संस्थान के पास में होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो वहाँ पर मिसमैच के पॉइंट पर जो है केस को उड़ाने में काफ़ी आपको जो है हेल्पफुल रहेगा। तो इनका पहला पॉइंट क्या है जो काफ़ी मटेरियल है, ऑथराइज पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ कंप्लेनेंट हैज सबमिटेड एविडेंस, और जो एविडेंस सबमिट हुई है वो मटेरियल एविडेंस है एग्जिबिट P18। उनका कहना यह है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ अमाउंट ड्यू वाज कोटेड इन द कंप्लेंट, कि जो भी अमाउंट ड्यू है उसको कंप्लेंट में जो है कोट किया गया है। उनका ये भी कहना है कि जो चेक इन क्वेश्चन है उसको भी जो है प्लेस किया गया है, नोटिस को जो है प्लेस किया गया है। उनका ये भी कहना है कि जो एविडेंसेस हैं वो इंटैक्ट हैं,
उनका ये भी कहना है कि स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन है अगेंस्ट द अक्यूज्ड। उनका ये भी कहना है कि चेक के इशुएंस पर और चेक पर सिग्नेचर पर क्वेश्चन नहीं किया गया है, जिस कारण फुल प्रूफ केस है एज पर द प्रोसिक्यूशन। ये आर्गूमेंट है यहाँ पर डिफेंस के। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिफेंस कोर्ट को ये कन्विंस करने का प्रयास कर रहा है कि इतने साक्ष्य हो जाने के बावजूद भी केस में कोई दम ही नहीं है, केस में कोई सस्टेनिंग एविडेंस ही नहीं है जिसके आधार पर हमें दोषसिद्धि जो है वो किया जा सके। उनका ये कहना है कि जो प्रोसिक्यूशन का अटैक बार बार ये है कि इतनी एविडेंस होने के बावजूद भी गलत रूप से बरी कर दिया गया है अक्यूज को, और ये जो तर्क है कंसर्न प्रोसिक्यूशन का ये बेसलेस है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने कोई सब्सटेंसिव फाइल पर जो है पेश नहीं किया है। और इसके अलावा जो प्रोसिक्यूशन का बेसिक जजमेंट है वो जजमेंट जो है आउटकम है ऑफ जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जिसका टाइटल है बीर सिंह बनाम मुकेश कुमार, जिसका साइटेशन है 2019 वॉल्यूम नंबर 4 SCC मीन्स सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज 197। ये भी जो है मिसप्लेस्ड है और ये सही कंसेप्ट पे जो है बेस्ड नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात उनका कहना यह है कि प्रोसिक्यूशन पूरा का पूरा जोर दे रहा है सेक्शन 20 NI एक्ट के ऊपर, जो कि गलत है। उनका कहना कि भाई चेक किसी ने भर भी लिया तो क्या हो गया, चेक पे साइन तो अक्यूज के हैं, चेक का देना, लोन लेना और उसके पेटे ये चेक देना, ये कई ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो अनडिस्प्यूटेड है, जो इस केस के लिए मटेरियल थे। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लीगल इन्फोर्सेबल डेट जो है ये प्रूव नहीं कर पाए हैं, ये आवश्यक है टू अट्रैक्ट सेक्शन 138 ऑफ द NI एक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी एविडेंस फाइल पर आती है उसका करेक्ट एप्रिशिएशन किया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात परिवादी को ये शो करना है कि ये चेक अमाउंट जो है ये रियल अमाउंट है, ये अमाउंट जो है फेक नहीं है, ये अमाउंट जो है फिक्टिटियस नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये अमाउंट जो है ड्यू है और मांगने के बावजूद भी है अमाउंट जो है वो नहीं दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो कंसर्न परिवादी है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये इन्वॉल्व है इन द बिजनेस सीकिंग डिपॉजिट एंड एक्सटेंडिंग लोन्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनका एक सेटल्ड केस है कि हमने 3,27,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली ये अक्यूज को उधार दिए, मीन्स वीकर लोन के पेटे दिए, और जिसके पेटे 2,23,000 रुपये का जो है आउटस्टैंडिंग था और जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है वह जुड़ा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात अक्यूज ने इस अमाउंट को पे करने के लिए चेक जो है जारी किया है और हमने इसको नोटिस दिया और इसके बाद इस पर कार्रवाई करी। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट आज तक जो है वो पेड नहीं है। यहाँ पर जो स्टैंडिंग आर्गूमेंट था कंसर्न डिफेंस का, जिसको हम कहेंगे फंडामेंटल डिफेंस, कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो बताया गया है ये रियल अमाउंट है नहीं, ये अमाउंट जो है इनकरेक्ट है। और जब इस पर क्लॉक जो है रेस किया गया तो सही चीज़ जो है रिकॉर्ड पर परिवादी रख ही नहीं पाया। उनका ये कहना है कि यद्यपि ये बात सही है कि देयर इज़ नो डिस्प्यूट रिगार्डिंग द लोन ट्रांजेक्शन, यहाँ ये भी डिस्प्यूट नहीं कि हमने चेक दिया है, बट चेक जो है सिक्योरिटी पेड है जिसका मिसयूज़ हुआ है। उनका ये भी कहना है कि देयर इज़ नो लीगल इन्फोर्सेबल डेट ऑफ अमाउंट। उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर जो अकाउंट्स रिकॉर्ड पर आए हैं और जो एलिस चेक है उसके फिगर्स में जो है मिसमैच है, जहाँ फिगर्स में मिसमैच है और इस क्लॉक को जो है रेस किया गया है, तो वहाँ पर इसे साबित करने का भार जो है परिवादी पे था। परिवादी यदि भी कहता है कि हमने इसमें लीगल एक्सपेंसेस भी जोड़े, पेनल्टीज भी जोड़ी, बट ऐसा कोई भी स्पष्टीकरण ना नोटिस में है और ना ही परिवाद में है। तो वेल सेटल्ड प्रिंसिपल क्या है कि जो भी चेक अमाउंट है और जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो मैच होना चाहिए। अगर मिसमैच होगा तो उसका फ़ायदा जो है कंसर्न अक्यूज को मिल जाएगा। जो जजमेंट जो है चैलेंज किया गया है उसमें इस चीज़ों को जो है स्पेसिफिकली डील आउट किया गया है। जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो सपोर्टेड नहीं है बाय एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसमें भी मिसमैच हो रहा है और क्वांटम जो है बिल्कुल मैच नहीं खा रहे। जहाँ एक और परिवादी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सही रिकॉर्ड को मेंटेन करे। अगर वो सही रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहा है, मैनिपुलेशंस कर रहा है, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि लीगल इन्फोर्सेबल डेट जो है प्रूव नहीं हुई है, तो वहाँ पर अक्यूज जो है वो डिजर्व करता है एक्विटल। तो ये जजमेंट जो है साथियों 5 स्थितियों में कारागर है। सबसे पहले बात, जहाँ पर बैंक कई बार केस लेके आता है कि आपने बैंक से जो है उधार लिए और उसके भुगतान पेटे जो है आपने चेक दिया, जबकि वो चेक क्या होते हैं सिक्योरिटी पेटे। तो ये लोग अपने हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट या इसके अलावा पेनल्टीज़, इसके अलावा अदर स्नैरियोज को जोड़कर आपके विरुद्ध भारी भरकम अमाउंट की आउटस्टैंडिंग निकालते हैं, जबकि वो फिगर जो है मैच नहीं होते हैं विद द रियल आउटस्टैंडिंग। तो उस स्नैरियो में ये केस होता है मिसमैच का, वहाँ पर आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जो भी अमाउंट कहते हैं कि हमने दिया है उधार, उसका सोर्स और प्रॉपर ऑथेंटिकेशन जो है बताना पड़ेगा परिवादी को। अगर वो सब्सटेंस फाइल पे नहीं है, उसका प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं है, तो फायदा मिल जाएगा किसको? अक्यूज पक्ष को। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी केस लेके आ रहा है प्रोसिक्यूशन उसको प्रूव करना है बियॉन्ड डाउट। चौथी बात, चेक पे आपके साइन है तो उसका मतलब ये नहीं है
कि उसकी जो जिम्मेदारी है परिवादी की उससे वो मुक्त हो गया, इसके बावजूद भी उसको सारा का सारा केस जो है साबित करना पड़ेगा। पांचवी बात, एप्रिसिएशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि जो जज ट्रायल कोर्ट के हैं ये लॉ कंसिडर नहीं करते हैं, कई बार वो सही चीज़ पे जो है जजमेंट अराइव नहीं करते हैं। तो वहाँ पर ड्यूटी क्या है हमारे कि हम एक एक बात को प्रॉपर स्पायरल करके उसका प्रॉपर कंपाइलेशन करके कोर्ट तक पहुँचाएं और अपनी बात को जितना हो सके डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में कहें। अगर आप वर्बल कहते रहोगे, इधर उधर भागते रहोगे और मूर्ख लोगों से सलाह लेते रहोगे तो कोई आपको जो है राहत नहीं मिलने वाली है। बेटर ये कि हम अपने केस में वर्कआउट करें, पॉइंट्स को रेडी करें और जो आउटस्टैंडिंग है उसको हम हिट करें। अगर आउटस्टैंडिंग और चेक अमाउंट एक बार मिसमैच हो गया और कंसर्न परिवादी जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ पर डेफिनेटली जो है आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो साथियों इन बात को विशेष ध्यान में रखें और ध्यान में रखते हुए जो है अग्रिम कार्रवाई अपन इंस्टीट्यूट करें। तो साथियों मिलते हैं जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।